हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर टैट या टैट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। हम साइकोलॉजी की क्लासेस जो है करवा रहे हैं, जो आपका एचपी टैट 2021 है उसके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपने और वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को ज़रूर मिले। तो जो है साइकोलॉजी की क्लासेज हम शुरू विकास की अवस्थाएं हम पढ़ रहे हैं। तो हमने शैशवावस्था के बारे में पढ़ रहा है, बाल्यावस्था के बारे में, किशोरावस्था के बारे में, अब प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के बारे में और पढ़ना है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी पहली 4 अवस्थाएं गर्भावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। फिर भी आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रौढ़ावस्था, अडल्टहुड जिसको बोलते हैं, यह जो होती है 20 वर्ष से शुरू हो जाती है और 60 वर्ष तक चलती है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इस अवस्था में व्यक्ति औपचारिक व तार्किक गुणों में महारत हासिल कर लेता है। मतलब तर्क शक्ति जो है व्यक्ति की अच्छी विकसित हो जाती है प्रौढ़ावस्था के अंदर। एक एक जो भी तथ्य को देखता है उसके बारे में बड़ा अच्छे तरीके से सोचता है। परिपक्वता जो मेच्योरिटी है उसकी बड़ी ही अच्छे प्रकार से हो जाती है प्रौढ़ावस्था के अंदर। ठीक है, अब प्रौढ़ावस्था की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं? व्यक्तियों में जन्मात्मकता आ जाती है, मतलब लोगों के बारे में अच्छे से समझना, सोचना, सब कुछ उनको पता लग जाता है। व्यक्ति अपने फैसले अच्छे तरीके से ले सकते हैं। अडल्ट हो गया, बड़ा हो गया, फैसले लेने का उसके अंदर तार्क शक्ति आ गई, उसका दिमाग बड़े अच्छे तरीके से काम करता है, तो अपने हर फैसले अच्छे तरीके से वो ले सकता है। ठीक है, व्यक्ति का दिमाग और भी ज़्यादा तार्किक रूप से चलता है। लॉजिकल थिंकिंग जो है, तार्किकता बंदे की जो है बढ़ जाती है। व्यक्ति पारिवारिक गतिविधियों में ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस एज में जो है लगभग शादी हो जाती है, परिवार व्यक्ति का अपना हो जाता है, तो इसलिए वो पारिवारिक गतिविधियों में ज़्यादा रहता है। ठीक है, मनुष्य का परिवार के प्रति प्यार बढ़ जाता है। इस अवस्था में इतना अनुभव हो चुका होता है कि कोई काम आसानी से पूरा कर सकते हैं। मतलब अनुभव उसका बढ़ जाता है, तार्किकता उसकी बढ़ जाती है, तो इसलिए वो हर काम को अच्छे तरीके से कर सकता है प्रौढ़ावस्था के अंदर। ठीक है, आप पढ़ते हैं वृद्धावस्था, ओल्ड एज के बारे में। ठीक है, यह अवस्था 60 वर्ष से ऊपर होती है। यह अवस्था में व्यक्ति परिपक्वता के आखिरी पड़ाव में होता है। मतलब वृद्धावस्था 60 से ऊपर की अवस्था को बोला है। उसके बाद जो है व्यक्ति जो है मृत्यु की ओर ही अग्रसर होता है, तो परिपक्वता के आखिरी पड़ाव में होता है। लगभग व्यक्ति की जो इच्छाएं होती है वो लगभग पूरी हो चुकी होती हैं। ठीक है, वृद्धावस्था की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में देखिए। शारीरिक अक्षमता में कमी आ जाती है, क्योंकि शरीर जो है वृद्ध होने के बाद कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब शारीरिक अक्षमता, शरीर उसका और नहीं बढ़ेगा, अब कम होता ही जाएगा। ठीक है, आदमी का स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। आपने देखा भी होगा बूढ़ों का स्वभाव जो है खुशमिजाज इतना नहीं रहता जितना एक नौजवान का होता है। ठीक है, तो उनका स्वभाव में जो है, आदमी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस तरह वह अच्छी तरह से समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो टाइम था वो कुछ और था, अब आगे जो टाइम है वो कुछ और है। तो वो सोचता है कि सब पीछे की तरह ही एडजस्टमेंट हो, तो वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, बच्चे उसके अनुसार नहीं चल पाते। ठीक है, व्यक्ति की इच्छाएं काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी होती हैं। जीवन का आखिरी पड़ाव है, अब और क्या इच्छाएं होंगी, कुछ नहीं, तो वो लगभग पूरी हो चुकी होती है। यह अवस्था संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है। इस अवस्था में आदमी को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। वही बात होगी ना, मतलब अपने ज़माने की तरह चलने की कोशिश करता है, लेकिन जो है टाइम हर समय जो है चेंज होता रहता है, तो जो फैमिली है उसके अनुसार एडजस्ट नहीं कर पाती, इसलिए वो भी उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता, उसका मन जो है चिड़चिड़ापन रहता है। ठीक है, तो ये हमने विकास की अवस्थाएं पढ़ी, तो समझ आई होगी आपको। फिर भी यदि आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ना है, कैसा लगा आपको, आपने कमेंट ज़रूर करना है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, देखो ये बड़े ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है 2। बाल्यावस्था के अंदर ही ऐसा होता है
और यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है 100% बन सकता है। बाल्यावस्था के अंदर ही, बाल्यावस्था की विशेषता के अंदर ही आता है, इसलिए मैंने इनको अलग से लिखा है। आपने बड़े ध्यान से समझना है, एग्जाम पॉइंट व्यू से बड़े ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इनको बोल सकता हूँ। तो देख लीजिए, आपसे सीधा ही पूछा जाएगा कि ओडिपस क्या होता है और इलेक्ट्रा क्या होता है। आप इसके अंदर कंफ्यूज भी हो गए, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझना है और इसको ध्यान रखना है, याद करना है। ओडिपस होता क्या है? फ्राइड मनोवैज्ञानिक ने बोला है कि लड़के अपनी माता के पास ज़्यादा खुश रहते हैं। बाल्यावस्था जो होती है, जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। अपने मातृ प्रेम भावना रहती है उनमें मातृ प्रेम भावना ज़्यादा विकसित होती है तथा इसमें लड़के अपने पिता के प्रति द्वेष दिखाते हैं। समझ आया पॉइंट? ओडिपस जो होता है, लड़के अपनी माँ की तरफ आकर्षित ज़्यादा होते हैं अपने पिता की बजाय, अपने पिता से द्वेष भावना जो है रखते हैं। ठीक है, मतलब वो द्वेष वाली भावना नहीं, बैर विरोध वाली भावना नहीं, मतलब ज़्यादा बोल सकते हैं कि अपनी माँ की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। आपने ये जो है ध्यान रखना है। ओडिपस में जो है लड़के किसकी तरफ जाएंगे? अपनी माँ की तरफ जाएंगे, यानी कि विपरीत लिंग। लड़के अपनी माँ की तरफ जाएंगे, अपनी माँ के प्रति ज़्यादा प्रेम दिखाएंगे, उसको बोलेंगे ओडिपस। समझ आ गया होगा? ओडिपस किसको बोलेंगे? जब लड़के अपनी माँ के प्रति ज़्यादा प्रेम दिखाएंगे अपने पिता की बजाय। ठीक है, अब चलते हैं इलेक्ट्रा। एक ध्यान रख लो, दूसरा उसका अपोजिट है। ठीक है, ओडिपस ध्यान रख लो या फिर इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा होता क्या है? इस अवस्था में लड़की अपने पिता की तरफ, देखो ओडिपस में जो है लड़का अपनी माँ की तरफ अट्रैक्टिव होता है बाल्यावस्था के अंदर, बाल्यावस्था जो 5 से 12 वर्ष की होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रा में लड़की अपने पिता की तरफ प्यार बढ़ाती है तथा माता की तरफ द्वेष की भावना रखती है। अपोजिट है ना? अर्थात जब लड़की में विपरीत लिंग अर्थात अपने पिता के प्रति लुभावने की भावना बढ़ जाती है, वह इलेक्ट्रा अवस्था कहलाती है। समझ में आई बात? ओडिपस में लड़के अपनी माँ के प्रति प्रेम दिखाते हैं और इलेक्ट्रा में लड़कियां अपने पिता के प्रति प्रेम दिखाती हैं। तो आपने ध्यान रखना है, लड़की पिता के प्रति प्रेम किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। किसके थ्रू? इलेक्ट्रा जिसको बोला है, लड़की अपने पिता की तरफ ज़्यादा प्यार बढ़ाएगी अपनी माँ की बजाय। ठीक है, और ओडिपस में लड़का अपनी माँ की तरफ ज़्यादा प्यार बढ़ाएगा अपने पिता की बजाय। ठीक है, समझ आया होगा? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को जो आप स्टॉप करके उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ओडिपस में जो है लड़के अपनी माता के पास ज़्यादा खुश रहते हैं, मातृ प्रेम की भावना ज़्यादा विकसित होती है पिता की बजाय। इलेक्ट्रा में लड़की अपने पिता की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है अपनी माता की बजाय। ठीक है, इसको इलेक्ट्रा बोला गया। समझ आ गया होगा? अब चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ से एक क्वेश्चन बनना बड़ा ही स्वाभाविक है। ये ऐसा होता किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ओडिपस और इलेक्ट्रा की भावना किस अवस्था में आती है? तो सोचो, ओडिपस और इलेक्ट्रा किस अवस्था में आती है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ओडिपस और इलेक्ट्रा किस विकास की किस अवस्था में देखने को मिलता है? शैशवावस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहना चाहिए बाल्यावस्था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है 2 या 2 से ज़्यादा और बन सकते हैं, वो भी मैंने लिखे हैं। बड़े ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को कंप्लीट करके यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने में। ठीक है, तो बस आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही चाहिए। ठीक है, हमें बड़ा मोटिवेट मिलता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से 2 से 3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखने को मिले हैं। कैसा क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अपसारी चिंतन, अप ध्यान रखना है, अप
अब बोले तो ज़्यादा, अप यानी कि अप ऊपर उठना, बहुत ज़्यादा मतलब अप होना, ठीक है। अप का मतलब ही ऊपर होता है, ठीक है। तो अपसारी या फिर हिंदी में लिखा जा सकता है डिवर्जेंट थिंकिंग। इंग्लिश की बजाय हिंदी में लिखा होता है डिवर्जेंट थिंकिंग। क्या होता है अपसारी चिंतन? क्या होता है? किसी एक समस्या का हल निकालने के लिए बहुत सारे तरीकों से चिंतन करना। मान लिया आपके सामने कोई प्रॉब्लम दे दी, उस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए आप अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। कोई कैसे तरीके से सोच रहा है, कोई कैसे तरीके से सोच रहा है, कोई कैसे तरीके से सोच रहा है, उसको डिवर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे, अपसारी चिंतन बोलेंगे, ठीक है। अपसारी चिंतन में आदमी का दिमाग अनेक दिशाओं में काम करता है। मतलब जैसे कोई आपको क्वेश्चन दे दिया तो आप उसको सोल्व करने की कोशिश करोगे, ऐसे नहीं है, ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं, मतलब हर एक जो है अलग अलग उसके बारे में सोचेगा। व्यक्ति का दिमाग अलग अलग दिशाओं में काम करेगा, उसको अपसारी चिंतन बोलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा चिंतन जिसमें बहुत तरीके से जो है क्वेश्चन के हल निकाले जा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अपसारी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अपसारी चिंतन। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो है अपसारी चिंतन के अंदर जो है हल निकालने के तरीके एक होते हैं या फिर अनेक होते हैं। तो यहाँ आपका आंसर होगा कि अनेक तरीके से हम क्वेश्चन के हल निकाल सकते हैं अपसारी चिंतन के अंदर, ठीक है। तो इसे मुक्त चिंतन भी बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मुक्त चिंतन के नाम से किस चिंतन को जाना जाता है? अपसारी चिंतन को या फिर अभिसारी चिंतन को, डिवर्जेंट थिंकिंग को या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग को। तो डिवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, इसे मुक्त चिंतन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मुक्त चिंतन, ठीक है। इसे मुक्त चिंतन भी कहते हैं, जहां व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर प्रश्न या समस्याओं के अनेक उत्तर सोच सकता है। इस प्रकार का चिंतन जो होता है वो नवीन एवं मौलिक विचारों को उत्पन्न करने में सहायक होता है। जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम दे दी है, उसका हल निकालने के लिए तो आप जो है अलग अलग तरीके से उसके बारे में सोच सकते हैं। तो एक स्टेप ऐसा भी हो जाएगा जिससे आप किसी नई चीज़ की खोज भी कर सकते हैं, कोई और विचार भी आपके दिमाग में आ सकता है। तो इसलिए इसको नवीन एवं मौलिक विचारों उत्पन्न करने में सहायक बोला गया है चिंतन को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा चिंतन है जिसके अंदर नवीन एवं मौलिक विचार जो है उत्पन्न होते हैं? अपसारी चिंतन या फिर अभिसारी चिंतन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन, ठीक है। अपसारी चिंतन योग्यताओं, सामान्यता, चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता एवं विस्तारण आते हैं। बात वही है, इसके अंदर नई नई जो है विचार आपके दिमाग में आएंगे। आप लचीलापन भी हो सकता है, उनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको समझ आना चाहिए कि अपसारी चिंतन क्या होता है, जहाँ पर हम प्रॉब्लम की समस्या के अनेक प्रकार से हल सोच सकते हैं। व्यक्ति का दिमाग जो है अनेक दिशाओं में काम करता है, उसको बोला गया है अपसारी चिंतन या फिर डिवर्जेंट थिंकिंग। यानी कि जहाँ पर मनुष्य का दिमाग अनेक दिशाओं में काम करे, एक समस्या के एक से ज़्यादा हल हो, उसको ही अपसारी। अप मतलब ज़्यादा, ध्यान रखना है, रिलेट कर लेना है आपको। अप मतलब आप कभी भी नहीं भूलोगे, अप का मतलब ज़्यादा, मतलब ज़्यादा सोचना। एक से ज़्यादा जब आप सोचोगे किसी समस्या का हल तो उसको बोलेंगे अपसारी चिंतन, ठीक है। जब आप एक समस्या का हल एक से ज़्यादा सोचोगे, अप बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे डिवर्जेंट थिंकिंग या फिर अपसारी चिंतन। तो आज से आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। जब हम किसी समस्या का एक बेहतरीन हल निकाल लेते हैं तो उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं, ठीक है। मतलब एक करेक्ट आंसर किसी क्वेश्चन का जब हम किसी समस्या का हम निकाल लेंगे तो उसको अभिसारी चिंतन बोलेंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग। उदाहरण के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जब हम कोई बहुविकल्पीय प्रश्न हल करते हैं तो उसका एक ही हल निकालते हैं, एक ही करेक्ट आंसर होता है ना उसका, तो इसे ही क्या बोलेंगे? अभिसारी चिंतन। मन सही उत्तर की ओर अभिमुख हो जाता है। मान लिया आप टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट ही क्वेश्चन है, आपको उसका बड़ा अच्छे तरीके से पता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा है, उसके 4 ऑप्शन में से आपको पता है कि ये करेक्ट आंसर है। फॉर एग्जांपल आप पे यही क्वेश्चन आ गया कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उनके अंदर जो चिंतन होता है वो अपसारी होता है, अभिसारी, कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है या फिर डिवर्जेंट थिंकिंग होता है। तो आपको पता है, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है,
तो आप उसका ऑप्शन लगा देंगे कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इसका अभिसारी चिंतन है। तो उसका एक ही हल है ना, आपका मन किसकी ओर, सही उत्तर की ओर अभिमुख हुआ ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, 3 का जो है हम टेबल यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, करेक्ट ऑप्शन में दिया 18, 20, 25, 24। तो आप किसकी तरफ बढ़ोगे, 18 की तरफ, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही हल है। हम 3 की टेबल काउंट कर रहे हैं, 15 से आगे 18 ही आएगा। 20 थोड़ी लिख सकते हो, 25 थोड़ी लिख सकते हो। तो ये कैसा चिंतन हो गया, अभिसारी चिंतन हो गया। एग्जाम्पल देकर भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 18 हो जाएगा। और इस चिंतन को क्या बोलेंगे, अभिसारी चिंतन। तो अब और अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। फिर यदि आपकी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, मैं दोबारा से फिर इस कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। अब यहाँ आपसे पूछे, आपने 2 बात ध्यान रखनी है। अब का मतलब हो गया ज़्यादा, ठीक है, मतलब जिस समस्या या जिस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा हल हो तो वहाँ पर कैसा चिंतन होगा, अपसारी चिंतन। और अभी का मतलब करेक्ट और सिर्फ एक। तो अभिसारी चिंतन में एक जो है, एक क्वेश्चन की एक समस्या का सिर्फ एक ही हल होगा, सभी को उसी को मानना पड़ेगा। उसको अभिसारी चिंतन बोलेंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बस आपसे इनसे रिलेट करके या तो सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या आपसे रिलेट करके पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बीच बीच में बताई, ठीक है। अब जो है आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके जो होते हैं बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं उनमें आप कैसा चिंतन कर सकते हैं, अभिसारी चिंतन। यदि आपसे पूछ लिया कि निबंधात्मक जो क्वेश्चन होते हैं आप में, उसमें कैसा चिंतन कर सकते हैं, अभी उसमें अभी करोगे या अपसारी, तो अपसारी करोगे ना, उसमें आप बड़े अच्छे तरीके से खोल के जो है लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो समझ आया होगा अपसारी और अभिसारी चिंतन के बारे में। ओडिपस और इलेक्ट्रा भी आपको समझ आया होगा। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है अपने फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड्स जो हैं आपके उनके साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। क्योंकि हम आपका जो आने वाला HP टेट है उसकी बड़े अच्छे तरीके से तैयारी अपने चैनल पर करवा रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड को, जो आपके फ्रेंड है वो टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।